बच्चे आज का अपना टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन का मतलब सबको समझ में आता है भाई। रोटेशनल मोशन क्या होता है? कोई चीज गोल घूम रही है ना, रोटेशनल मोशन। इसके अलावा भी अगर हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, देखो रोटेशन मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, उनका डिफरेंस पता है थोड़ा बहुत। अभी जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं उससे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ बॉडी की। इसको कहते हैं रिजिड बॉडी। क्यों बोल रहा हूं? जगह जगह पे लिखा आएगा, जितनी भी हम डेरिवेशंस करेंगे, जितने भी टॉपिक करेंगे, वहां पे हम बोलेंगे लेट अस कंसीडर अ रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? रिजिड बॉडी का मतलब है सॉलिड फॉर्म, जिसकी स्ट्रक्चर में, शेप में किसी फोर्स लगने की वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा, वो फ्लूइड नहीं है। अंडर द एक्शन ऑफ एनी फोर्स वो अपना शेप चेंज नहीं करेगी। दूसरा, उसका वेल डिफाइंड शेप हो ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। वेल डिफाइंड समझ रहे हो? वो जरूरी नहीं है कि हमेशा स्फेरिकल शेप, क्यूबॉइडल, क्यूब, सिलेंडर कुछ ऐसा फिक्स हो। वो आड़ी टेढ़ी जैसी भी होगी चलेगा, ठीक है, अदरक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है वो एक रिजिड बॉडी रहेगी। अब रिजिड बॉडी के बाद हम जब बात कर रहे हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अब यहां पर जब हम टाइप ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं बच्चे, सबसे पहले प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन पता है किसी को? बताएगा कोई? हाँ जी, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? जब स्ट्रेट लाइन में चलती हैं चीजें। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो सीधा जा रहा है तो क्या है? ट्रांसलेशन मोशन, है ना। देखो, स्ट्रेट लाइन मोशन और ट्रांसलेशन मोशन सेम ही बात है। द ओनली डिफरेंस इज कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से फर्क पड़ा था जो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, है ना। तो अगर अभी सिंपल बात रखें तो ट्रांसलेशन मोशन जब चीजें सीधी जा रही है बिल्कुल। रोटेशनल मोशन क्या है? जब इसके फिक्स एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रहा है, ऐसा ही कि एक्सिस फिक्स है और ये रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर अब ये टायर की तरह घूमने लग जाए तो क्या हो रहा है? ये रोटेट भी कर रहा है और ये सीधा भी जा रहा है। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन। सिंपल चीज है ये तो, क्लियर है। अब हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? देखो, सेंटर ऑफ मास का मतलब समझ में आता है क्या होता है? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? मास का सेंटर। अब मास का सेंटर क्या हुआ भाई? अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास तो हर तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, जिस भी तरीके से, पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर मैं मान लूं एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर इस बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब मैं जब बोल रहा हूं कि मान लो, ये जरूरी नहीं है कि मैं मतलब मान लो बोल रहा हूं कि ये मान नहीं है, ये सच में होता है वहां पर। ये कोई हाइपोथेटिकल फिनोमिना नहीं है। द ओनली थिंग इज कि जब मैंने बोला कि मान लो क्यों बोला? क्योंकि अगर मेरे पास मान लो रिंग होती, अब रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? बीच में। अब बीच में तो मास ही नहीं होता है रिंग के, तो इसलिए मैंने मान लो वर्ड यूज किया था कि तुम इमेजिनेशन में उस पॉइंट को नहीं सोच पाओगे। लेकिन अगर जेन्युइनली उसको मैं प्रूफ करना चाहूं तो हम यहां ये प्रूफ कर सकते हैं कि सेंटर पॉइंट के अलोंग अगर मैं कुछ सपोर्ट देके रखूं तो वो बैलेंस हो जाएगी रिंग वहां पे। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है? Concept of center of mass: the center of mass of a body or a system of bodies at a point which the entire mass of the body is supposed to be concentrated. If all the external forces acting on the body were to be applied at the center of mass, the state of rest or motion of the body shall remains unaffected. मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? इट इज द पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ऑब्वियसली वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम एक पॉइंट मान रहे हैं कि वहां पर इसका सारा मास कंसंट्रेटेड है। क्लियर बात है ये? तो हम बात क्या कर रहे हैं? द एंटायर मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड if all the external forces acting on the body were to be applied at center of mass, the state of rest or motion of the body shall remains unaffected. अगर सारी फोर्सेस सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे लगेंगी तो उस पर कुछ खास इफेक्ट, उसके स्टेट ऑफ मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये काम करते हैं, पहले सेंटर ऑफ मास को हल्का सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको इमेजिनेशन में लाते हैं। एक चीज समझना, जब मैं सेंटर ऑफ मास बता रहा हूं तो मैं सेंटर ऑफ मास बताते हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू समझा रहा हूं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में, लेकिन 90% ये दोनों चीजें सेम ही है, एक ही पॉइंट पे अलाइन करती है, ठीक है।
तो अभी मैं जो एग्जांपल देने वाला हूं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के प्रोस्पेक्टिव से सेंटर ऑफ मास को समझाने वाला हूं। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास ये स्पिनर है, अगर मैं इसे बैलेंस करना चाहता हूं तो एक पॉइंट होएगा, हमें पता है ये सेंटर के अक्रॉस ही होगा, और ये जो सेंटर के अक्रॉस है ये सारा मास इस पॉइंट के अक्रॉस बैलेंस हो गया। तो ये पॉइंट क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द एंटायर मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। ये बात समझ में आई है। अब अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं, मान लो अपने पास ये है रैकेट है, मास नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां निकलेगा। अब मैं कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ रहा हूं जहां पे ये बैलेंस कर जाए, है ना, ये पॉइंट आ गया, तो जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो रहा है इसका सेंटर ऑफ मास आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं कि सेंटर ऑफ मास निकालना है, एक तरीका समझना, जैसे कि मान लो अपने पास ये हथियार है, ठीक है, ये ज्ञानचंद है, ज्ञान बढ़ जाता है इसका, जिसका लग जाता है उसका। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता हूं तो सिंपल टेक्निक देखना, मेरे हाथ दिख रहे हैं, मैं इसको पकड़ नहीं रहा हूं, सिर्फ सपोर्ट दी हुई है ऐसे, और मैं दोनों हाथों को क्लोज लेके आ रहा हूं। मैं दोनों हाथों को मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, क्लोज लाने की, मैं लाता जा रहा हूं और एक पॉइंट पे ऐसा मैं पहुंच गया हूं जहां ये डंडा बैलेंस हो गया, दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हुआ, इसका सेंटर ऑफ मास। समझ में आई ये बात। अगर किसी को लग रहा था कि नहीं मैं जानबूझ के इधर उधर मूव कर रहा था, ऐसा नहीं है, ट्राई करके देख सकते हो। इसके अलावा एक और चीज है जो नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, वो क्या है, वाइपर। ये जो चीजें मेरे पास सामने रखी थी भाई, मैं उठा लाया था, ये देखो, अब इसका मास भी दिख रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली अब मैं देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैं इसके अंदर फिर से वही दोनों हाथ मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपने आप जहां मूव हो रहा है, जो हो रहा है, मैं दोनों की कोशिश कर रहा हूं मूव करने की, और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर ये बैलेंस हो गया। समझ में आ रही है बात। तो मैं इसको थोड़ा बहुत, मतलब वो हाथ मूव करते हुए इधर उधर हुआ होगा, बट ऑलमोस्ट हम सेंटर ऑफ मास के पास यहां पहुंच गए हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास आ गया। ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास बेसिकली जहां पर एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। अब फर्क क्या है, मैंने क्यों बोला था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा रेलेवेंट बात है इसमें सेंटर ऑफ मास से, कि अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि किसी के पास कड़ा है, अभी देना बच्चा, ये हमारे पास कड़ा है बच्चा। अब इस कड़े के अंदर अगर मैं ये कहूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है बिल्कुल इसके बीच में। अब बीच में तो इसके कुछ है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास वहां का कैसे लाई करेगा, और मैं इसे बैलेंस कैसे करूं। अब मैं इसको इधर उधर मूव नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अभी ये इस स्पिनर के केस में तुम्हें सबको क्या एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, तो ये तो बैलेंस होएगा ही नहीं, है ना, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो इसे मैं बैलेंस कैसे करूं। भाई साहब गंदे दिमाग को कंट्रोल में रखा करो। ये देखो यहाँ पे अगर ये ऐसे है, मेरी बात समझो, अगर मैं इसके साथ एक कोई पतली सी, मतलब कोई रिफिल निकालता हूँ अपने पेन में से, और उसको मान लो इसके साथ ऐसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं कर कैसे रहा हूँ, मैं दो डायमीटर्स बना देता हूँ, और उस डायमीटर के जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंटर आएगा, और उस सेंटर के अक्रॉस रखूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे बैलेंस करने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट दे दूंगा अगर इसे, तो ये वहां पे उसी पॉइंट के अक्रॉस बैलेंस होएगा। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब हमेशा ये नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लाई करेगा। वो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लाई कर रहा है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला केस आता है। क्लियर है। इसके अलावा भी हमारे पास सेंटर ऑफ मास के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। अगर हम ये टॉपिक करने से पहले थोड़ी बहुत उन चीजों की बात करें, एक काम करेंगे, आगे जाके बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जिसके अंदर हम सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करेंगे जब इस वाले टॉपिक पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जो इसमें है ये तो है ही, उसके अलावा भी और एग्जाम्पल्स हम यहाँ ट्राई करके देखेंगे। अब पहले हम सेंटर ऑफ मास की डेरिवेशन करते हैं फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। अब हमारे पास है क्या बच्चे, साथ के साथ लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे इसे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक टू पार्टिकल सिस्टम है बच्चा। टू पार्टिकल सिस्टम मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर मैंने कोई दो पार्टिकल्स को रख दिया। एक पार्टिकल आ गया मेरे पास ए पर, एक पार्टिकल कोई है बी पॉइंट पर। जो ए पॉइंट है उस पर जो पार्टिकल है उसके पोजीशन वेक्टर का नाम हमने रख लिया बच्चे r1, और जो बी पर है उसके पोजीशन वेक्टर का नाम रख लिया r2।
ए पर जो मास है उसका नाम m1 रख लेते हैं, बी वाले पार्टिकल का मास m2 रख लेते हैं। क्लियर है? हाँ जी, ये वाली बात ठीक है। अब हमारे पास ये जो टू पार्टिकल सिस्टम है, इनके अंदर पोजीशन वेक्टर्स आ गए। मान लेते हैं कि इनके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, कौन सी? F1 और F2। लेट अस अज्यूम these two particles are moving under the influence of certain force and moving with the velocity v1 and v2। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? v1 और v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, r1 और r2। ये ठीक है बच्चा, पोजीशन वेक्टर। वेलोसिटी जो आएगी v1 वो क्या आएगी? dr1 by dt। बिल्कुल ठीक है। और v2 क्या आएगी? dr2 by dt। बिल्कुल ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब यहां पे अगर ये इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, अब ये मूव क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा कि भाई इसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो इस पर लग रही है F1 और इस पे F2। F1 और F2 क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस। F1 force acting on the particle m1, F2 force acting on the particle of mass m2। क्लियर है? अब F1 और F2 अगर लग रहे हैं साथ में, यहां पर कोई इंटरनल फोर्स भी होगी। ये वाला इसके ऊपर कोई अट्रैक्टिव, कोई रिपल्सिव, कोई फोर्स लगा रहा होगा बच्चा, है ना? बी वाला लेट अस अज्यूम इसके ऊपर अगर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है तो ये आई फोर्स ऑन 1/2, और सिमिलरली सेकंड वाले पे ये लगा रहा होगा फोर्स ऑन 2/1। ये आएगी कि नहीं? ये इंटरनल फोर्सेस है जो मैंने कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया है। ये बेटा इस पे देखो, अगर ये जो स्मॉल f1 और f2 है ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस। कैपिटल F1 और कैपिटल F2 क्या है? इंटरनल फोर्सेस। 1-2 का मतलब फोर्स ऑन 1/2, 2-1 का मतलब फोर्स ऑन 2/1। क्लियर है ये? अब अगर मैं एक पार्टिकल के बारे में बात करूं, लेट अस अज्यूम मैं m1 की बात करता हूं, m1 मास के ऊपर फोर्सेस ऑन मास m1, कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक जो एक्सटर्नल फोर्स है और एक जो इंटरनल फोर्स है ऑन 1/2। बिल्कुल ठीक है ना? दोनों फोर्सेस हो गई, एक तो जो इंटरनल थी सेकंड पार्टिकल की वजह से लग रही, और एक जो एक्सटर्नल फोर्स मैं उस पर लगा रहा था। ये वाली बात ठीक है बच्चा? अब यहां पर जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम P1 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब हमें एक चीज पता है बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, न्यूटन सेकंड लॉ, है ना? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने यही कहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए जो कांस्टेंट लगाते हैं वो 1 होता है, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। किसी बच्चे को इसमें परेशानी है? अगर ऐसा P1 के केस में, P1 क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मास m1। इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल जिसका मास m2 है, उसके केस में F2 प्लस F21 आएगा कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। ये किस केस के लिए आ गया बच्चा? फर्स्ट पार्टिकल के लिए। ये किस केस के लिए आ गया? सेकंड पार्टिकल के लिए, जिसका मोमेंटम क्या होगा? m2 इंटू v2 रहेगा कि नहीं? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल नेट फोर्स ऑन दी सेकंड पार्टिकल। बिल्कुल ठीक। अब मैं अगर दोनों को प्लस कर दूं तो dp1 by dt प्लस dp2 by dt इज इक्वल टू f1 प्लस f12 प्लस स्मॉल f2 प्लस f21। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है? अब एक बात बताओ बच्चे, f12 और f21 ये एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल पर डायरेक्शन में ऑपोजिट है कि नहीं? यही होता है, न्यूटन थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक f12 और f21 इन मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो इन दोनों का जब मैं सम करूंगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेस खत्म, और मैं इन एक्सटर्नल फोर्सेस को F1 और F2 को सिंगल F से रिप्रेजेंट कर दूं। ये ओवरऑल टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम मान लूं। बात समझ में आई है? F1 M1 ऑब्जेक्ट पे थी, F2 M2 ऑब्जेक्ट पे थी, M1 और M2 मिला जुला के एक सिस्टम अगर मैं मान लूं तो टोटल फोर्स पूरे सिस्टम पे F1 प्लस F2 होगी कि नहीं? मैं दोनों को मिला के एक सिंगल नाम से रख देता हूं F। बात समझ में आई है? F क्या आई है हमारे पास? F is the net external force on the entire system which is equal to F1 plus F2। किसी को इसमें दिक्कत? ठीक है,
अब ये क्या आ गया, dp1 बाई डी टी, dp2 बाई डी टी, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर जो मेरे पास ये d बाई डी टी है, मैं यहां पर मोमेंटम को क्या लिख लूं, मास इंटू वेलोसिटी, है ना, मास m1v1 m2v2 अपॉन dt इज इक्वल टू नेट फोर्स, बिल्कुल ठीक है, किसी को इसमें परेशानी। अब एक बात देखो, मास तो ठीक है, अगर मैं यहां पर वेलोसिटी के लिए लिखूं, मास में बाहर भी लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव के कांस्टेंट वैल्यू है, डेरिवेटिव के बाहर लिखे कोई दिक्कत नहीं, या अंदर भी रहने दे उससे भी कोई दिक्कत नहीं आनी, वो बाद में मैं मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं डी वी बाई डी टी लिख सकता हूं उसे। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी तो खुद डी आर बाई डी टी के इक्वल थी, ठीक है नहीं, वेलोसिटी जो है वो डी आर वन बाई डी टी है, तो यहां पर मैं v की जगह पे डी आर वन बाई डी टी लिख लूं, ठीक है, पता चलिए ये स्टेप। ऐसे ही m2 बाहर और d बाई डी टी ऑफ v2 आएगा, और v2 किसके इक्वल है, dr2 बाई डी टी, एंड इट इज इक्वल टू नेट फोर्स, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात देखो बच्चे, d बाई डी टी ये क्या लिख सकता हूं मैं इसे, m1 इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ डी टी स्क्वायर ऑफ r1 प्लस m2 टाइम्स डबल डेरिवेटिव ऑफ r2 एंड इट इज इक्वल टू नेट फोर्स F। किसी को इस स्टेप में दिक्कत है, ये पता चला ना, डबल डेरिवेटिव बन गया। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास किसी चीज का डबल डेरिवेटिव आ गया है, मैं क्या करता हूं, अब m1 और m2 को अगर अंदर ही लिख देता हूं वहां पे, तो d2 बाई डी टी स्क्वेयर ऑफ m1 r1 प्लस डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर ऑफ m2 r2 लिख लूं ऐसे, कोई परेशानी नहीं। अब एक बात बताओ बच्चे, इंडिविजुअली दोनों का डबल डेरिवेटिव मैं उसको कंबाइन करके भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंडिविजुअली डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2, एक तरह से डेरिवेटिव होके सेम यही बात बननी है, लिख सकता हूं, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू नेट फोर्स। अब एक बात बताओ जरा, नेट फोर्स किस चीज के डबल डेरिवेटिव के इक्वल होती है, याद करो जरा फॉर्मूलाज में। अगर मैं फोर्स की वैल्यू लिखना चाहता हूं तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यही होता है। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू फोर्स। अगर यहां टोटल मास आ जाए मेरे पास बाहर, तो जो अंदर जो चीज है वो पूरे सिस्टम की मिला जुला के नेट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर देगा कि नहीं, बात समझ रहे हो मैं कहां लेके जा रहा हूं। मैं अगर इस वैल्यू को टोटल मास से मल्टीप्लाई और टोटल मास से डिवाइड, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर मैंने कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने डेरिवेटिव के अंदर क्यों किया, क्योंकि अगर मास कांस्टेंट है उसे बाहर लिखो या अंदर लिखो, डेरिवेटिव के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। अब एक चीज देखो, ये बन क्या गया, ये डबल डेरिवेटिव ऑफ सर्टेन क्वांटिटी टाइम्स मास इज इक्वल टू फोर्स। तो ये सर्टेन क्वांटिटी पोजीशन ऑफ द एंटायर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, है ना, यही था ना, डबल डेरिवेटिव मास टाइम्स डबल डेरिवेटिव ऑफ r which is position vector is equal to net force। तो mass times total mass कितना है, m1 plus m2 times double derivative of certain quantity is equal to F, then this certain quantity can be represented by R which is position vector for center of mass, और इसकी वैल्यू क्या आई है, m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। किसी को दिक्कत है इसमें, समझ में आई ये बात, ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट वाइज भी तुम्हें पता होना चाहिए। समझ में आ गया, डिराइव कर लोगे, ठीक है। अब सेंटर, देखो बेटा मैंने क्या किया है लास्ट स्टेप में, अगर तुम बाकी सारा पता चल गया, यहां तक क्लियर है, डबल डेरिवेटिव तक तुम पहुंच गए थे। अगर मैं यहां पर डबल डेरिवेटिव को लिखते हुए
मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया डबल डेरिवेटिव को? मैं क्या बात कर रहा हूं कि मैं किसी भी फोर्स को कैसे लिख सकता हूं, कोई भी जो हमारे पास फोर्स होती है इज इक्वल टू मास टाइम्स डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द एंटायर सिस्टम। यही होता है, यही होता है ना फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया पूरे सिस्टम का, क्योंकि पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स लग रही थी। अब हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला आ रहा था वो था डबल डेरिवेटिव ऑफ m1r1 प्लस m2r2। बिल्कुल ठीक है, ये था कि नहीं? अगर मुझे इससे इसको रिलेट कराना है, इसको कंपेयर करना है, तो पहली बात तो मुझे टोटल मास ऑफ द सिस्टम बाहर चाहिए मल्टीप्लाई में। टोटल मास ऑफ सिस्टम नहीं था तो मैंने क्या किया, टोटल मास ऑफ सिस्टम को मल्टीप्लाई, m1 प्लस m2 को मल्टीप्लाई और m1 प्लस m2 को डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत? अब ये कंपेयर, इसके साथ कंपेयर करने लायक हो गया? अगर कंपेयर करने लायक हो गया तो r सीधा सीधा m1r1 प्लस m2r2 बाई m1 प्लस m2 आ गया। क्लियर है ये? तो ये हमारे पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गया हमें। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ये देखो बच्चा, अब अगर मैं इसको डायग्राम के अंदर बताऊं पहले कि भाई डायग्राम के अंदर सेंटर ऑफ मास फिर कहां बन रहा है? सेंटर ऑफ मास कहीं यहां बीच में, यहां कहीं आ रहा होगा। ये क्या आ गया हमारे पास R, और ये पॉइंट क्या आ गया हमारा सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसमें क्या आता है, सेंटर ऑफ मास of a system of two particle lies always on the straight line joining these particles। इन दो पार्टिकल्स को जो ज्वाइन कर रहा है उसी लाइन के ऊपर कहीं इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। क्लियर है? अब सोच के देखो, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां, आपस में जुड़े हुए नहीं है, फिर भी उनका सेंटर ऑफ मास कहां है? कहीं बीच में। क्लियर है? When m1 is equal to m2 तो r क्या निकलेगा? mr1 plus mr2 by 2m और r is equal to r1 plus r2 by 2। सिंपल बात है ये तो। हाँ जी, क्लियर है? अगर इक्वल मासेस हैं तो m और m नीचे, ऊपर m कॉमन लेके कटेगा, r1 प्लस r2 बाई 2 निकल गया। क्लियर? अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, अगर दिमाग लगाओगे तो बहुत आसानी से आएगा। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल ऑफ बॉन्ड लेंथ d। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल ऑफ बॉन्ड लेंथ d। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब पता है सबको, है ना? अब कार्बन मोनोऑक्साइड के सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें इसका, जिसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? d। अब देखो, अगर तुम ब्लाइंडली सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने भागो तो चीजें पकड़ में नहीं आएंगी इसके अंदर। एक बारी कंसेप्ट को समझना, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी थी टोटल? d। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स। ये हमने d डिस्टेंस मान लिया। लेट अस अज्यूम सेंटर ऑफ मास इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस x फ्रॉम m1, दैट इज फ्रॉम कार्बन, और तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया? d माइनस x फ्रॉम m2। बिल्कुल ठीक है। अब अगर ये सेंटर ऑफ मास बीच में लाई कर रहा है, अब इस चीज समझना, अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस बैलेंस कर रहा हूं, अगर ये बैलेंस होगा तो ये गिरेगा नहीं। अब ये गिरता कब है? जब ये ऐसे हो कि एक तरफ को मास ज्यादा हो जाए। तो ये रोटेट हो रहा है कि गिर रहा है? ध्यान से देखो, रोटेट हो रहा है, और मैं इधर मास ज्यादा करता हूं तो इधर रोटेट हो रहा है। मतलब यहां पर मूवमेंट ऑफ फोर्सेस का गेम आता है। मूवमेंट ऑफ फोर्सेस क्या है? आईसीएससी वाले बच्चे 10th क्लास में इसे पढ़ते थे, सीबीएसई वालों ने नहीं पढ़ा हुआ, तो ध्यान से समझना। ये मूवमेंट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं बेटा? अगर मैं यहां पर किसी भी चीज को बैलेंस करता हूं किसी पॉइंट पे, और बैलेंस की बात छोड़ो, अगर बैलेंस है तो इसकी रोटेशन कहीं नहीं आएगी। अगर ये बैलेंस्ड है तो क्यों? क्योंकि इसका इस मेरी मान लो ये वाला पॉइंट है जहां पाइवटेड है ये, और यहां से बैलेंस है ये, तो इसके इधर वाले हिस्से का जो मास है उसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई कर रहा है, और उससे ये डिस्टेंस कितना है? d1। इस वाले हिस्से का, मेरे इस हाथ के इधर वाला हिस्सा, इस पूरे हिस्से का मास आ गया m1। कितने डिस्टेंस पे मान लेते हैं इस पूरे हिस्से का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई कर रहा है? डिस्टेंस कितना आ गया? d1। इस हिस्से का मास आ गया m2, कहीं लाई कर रहे हैं d2 के डिस्टेंस पे। तो दिस मास इनटू d, मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवटेड पॉइंट, m1 into d1 must be equals to m2 into d2।
ये होता क्या है, ये होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर ये इधर को घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और इधर को घूमेगा तो क्लॉकवाइज। ठीक है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूज मत होना, हम उल्टे खड़े हैं, मेरा फेस तुम्हारी तरफ है तो तुम्हारा क्लॉकवाइज मेरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये बात समझ में आई है ना? तो जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लियर है ये बात? और ये मूवमेंट्स अगर इक्वल हैं तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, और इक्विलिब्रियम में होगा तो ये फिर रोटेट नहीं कर रहा है, ना इधर को ना उधर को, और हम इसे क्या कहते हैं कि ये बैलेंस हो गया। समझ में आई ये बात? तो इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बैलेंस्ड है, स्टेबल है, तो यहां पर m1 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू m2 इंटू डी माइनस एक्स। क्लियर है? सिंस द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम तो हम इसको सीधा मास ऑफ कार्बन इंटू एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू डी माइनस एक्स इक्वेट करते हैं, और मास ऑफ कार्बन मास ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं डिवाइड करूं डी माइनस एक्स बाई एक्स आ गया। मास ऑफ कार्बन हमें पता है, मास ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन का 3/4 रेशियो आ गया, डी बाई एक्स माइनस 1 सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू 4/7 टाइम्स ऑफ डी आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो हर बार सिर्फ फॉर्मूला लगाने नहीं भागना है, वहां ध्यान रखना अगर एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है, उस पे किसी तरीके का उसका रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है, किसी तरीके से वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसके क्या करो, मूवमेंट्स को बैलेंस कर दो। और मूवमेंट्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्या रहेगा, m1d1 मस्ट बी इक्वल्स टू m2d2, या सीधा क्या होता है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। क्लियर है? जैसे अगर यहां पर हमने ये रॉड का एग्जांपल लिया, ये मेरे पास जो डंडा था उसका एग्जांपल लिया हुआ कि यहां पे हमने बैलेंस किया, अगर मैं मान लो इसके वेट किसी साइड में कुछ वजन लटका देता हूं इस पे, अगर मैं किसी एक साइड में वेट लटका देता हूं तो क्या अभी भी इस पॉइंट पे ये बैलेंस रहेगा? नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा तो मुझे इस पाइवटेड पॉइंट को इधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ताकि अगर यहां वेट बढ़ा है तो इसका ये डिस्टेंस कम हो जाए, है ना? अगर मैं बोल रहा हूं कि m1d1 और m2d2 इक्वल होने चाहिए, अगर एक तरफ वेट बढ़ जाए तो डिस्टेंस घटा दो, उधर का डिस्टेंस बढ़ गया, इसके वेट को काउंटर कर लेगा और ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एग्जैक्टली सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के इक्वल होने चाहिए, अगर ये होंगे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस तरीके से भी हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, और 2 पार्टिकल सिस्टम अगर होता है, अदरवाइज हमने ये फॉर्मूला भी निकाला ही। क्लियर है बच्चा? 2 पार्टिकल सिस्टम के बाद आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। नहीं, बट हम कार्बन मोनोऑक्साइड रोटेट भी तो नहीं कर रहा, ये भी तो नहीं दिया हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये थोड़ी दिया हुआ कि कहीं पाइवटेड और वो गोल घूम रहा है, तो हम उसको मान के चल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में, रेस्ट पोजीशन पे। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, देखो 2 पार्टिकल से तो फॉर्मूला क्या था, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। n पार्टिकल्स होंगे तो क्या है, आएगा m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अप टू सो ऑन mnrn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू सो ऑन mn। आएगा कि नहीं? या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा ऑफ mi वेयर i अप्रोचेस टू 1 टू n डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ mi वेयर i अप्रोचेस टू 1 टू n। सिग्मा के फॉर्म में लिख दिया सिर्फ, किसी को इसमें दिक्कत? ठीक बात है। अगर मैं x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के लिए लिखूं तो बच्चा कौन से वाला, ऊपर वाला? बच्चे देखो, अगर n पार्टिकल सिस्टम्स है हमारे पास, n पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या करेंगे, अगर मेरे पास 2 पार्टिकल सिस्टम था तो फॉर्मूला क्या था सेंटर ऑफ मास का, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का m1r1 प्लस m2r2, है ना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर n पार्टिकल्स होंगे तो क्या लिखूंगा, उसके लिए लिखेंगे m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस अप टू सो ऑन mnrn डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू सो ऑन mn लिख सकता हूं। और इसी को मैं अगर सिग्मा की फॉर्म में लिखूं, सिग्मा ऑफ mi वेयर i अप्रोचेस टू 1 टू n डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ mi वेयर i अप्रोचेस टू 1 टू n लिख सकता हूं। ये क्लियर बात है? तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। ठीक, अब अगर मेरे पास एक पार्टिकल है, लेट xi, yi and zi बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट,
वेयर ith पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज लोकेटेड। क्या है? कोई एक पार्टिकल, ith पार्टिकल, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है? xi, yi, zi। तो उसकी पोजीशन वेक्टर क्या आएगी? i कैप xi, j कैप yi, k कैप zi। ये पता है पोजीशन वेक्टर हम किस तरीके से लिखते हैं ना, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप करके। तो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप आ गया, वेयर x y z बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो अगर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या है? कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। तो पोजीशन वेक्टर क्या बनेगी सेंटर ऑफ मास की? कैपिटल एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जी के कैप। आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जी इज इक्वल टू 1 बाय एम। एम क्या है यहाँ पे? टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ आई अप्रोचेस टू 1 to n m i आर आई की वैल्यू क्या थी? ये वाला जो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में था, है ना। अब मैं सीधा सीधा इक्वेट कर देता हूँ, x वाले को x वाले पार्ट से, y वाले को y से और z वाले को z से। तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 1 by m सिग्मा ऑफ i अप्रोचेस टू 1 to n m i xi। y कोऑर्डिनेट 1 by m सिग्मा ऑफ i अप्रोचेस टू 1 to n m i yi। और z 1 by m i अप्रोचेस टू 1 to n सिग्मा ऑफ m i zi। क्लियर है? अब देखो बच्चे, टॉपिक है हमारा इफ टू पार्टिकल सिस्टम लाई अलोंग एक्स एक्सिस। अब टू पार्टिकल सिस्टम कहां पे लाई करे? एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब वाई कोऑर्डिनेट जीरो। वाई कोऑर्डिनेट जीरो तो सेंटर ऑफ मास सीधा सीधा एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। अभी हमने बात करी थी, अगर जो दो पार्टिकल्स हैं तो उनको ज्वाइन करती है जो लाइन, उसी पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो फॉर्मूला क्या निकलेगा? m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकलेगा जीरो, सीधी बात है। और ऐसे ही अगर जो टू पार्टिकल सिस्टम में सिस्टम लाई अलोंग y एक्सिस, देन सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट m1 y1 प्लस m2 y2 बाय m1 प्लस m2। और x कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा? जीरो, सीधी बात है ये। r इज इक्वल टू 1 बाय m टोटल मास rdm। ये क्या हुआ? सिग्मा को इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन की फॉर्म में। अगर y पे लाई करता है तो x जीरो नहीं होना चाहिए। y पे लाई करता है तो y एक्सिस पे लाई करता है तो x कोऑर्डिनेट जीरो होता है बेटा, ठीक है। और अगर किसी और जगह पे लाई कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, सीधा सीधा जो लगता है। क्लियर है यहां तक? ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो अब, चलो फटाफट से करो ये वाला क्वेश्चन। थ्री पार्टिकल्स ऑफ द मास 0.2 kg, 0.3 kg एंड 0.4 kg are situated at the vertices A, B and C of a right angle triangle ABC with angle A 90 degree, AB 2 centimeter along x-axis and BC is equal to 2.5 centimeter. Find the distance of center of mass from A. करो ट्राई। हाँ जी देखो बच्चा, जिसने ट्राई कर लिया बहुत अच्छा, जिसका आंसर आ गया क्रॉस चेक करना। हम अपने पास क्या है? थ्री पार्टिकल्स ऑफ मास 0.2 kg, 0.3 kg एंड 0.4 kg are situated at the vertices ABC of the right angle triangle ABC with angle A is equal to 90 degree, AB 2 centimeter along x-axis and BC 2.5 centimeter. Find the distance of the center of mass from A. अब ये अपने पास गिवन है डायग्राम। क्वेश्चन में तो डायग्राम गिवन नहीं था, लेकिन डायग्राम नहीं गिवन था, क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल की साइड्स गिवन थी हमें। अगर मेरे पास ये बोला गया था कि ए बी सी इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए सी की लेंथ कितनी है? 1.5, ए बी की लेंथ 2 सेंटीमीटर, पाइथागोरस लगा के बीसी भी निकल ही सकता था, 2.5 निकल गया। हमें गिवन होंगे ना, बीसी गिवन था, वही कोई दोस्त हमारे पास गिवन क्या है? बीसी अपने पास गिवन है, ए बी अपने पास गिवन है, तो तीसरी साइड हम निकाल ही लेंगे, ए सी निकल गया। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? x1 m1 प्लस x2 m2 प्लस x3 m3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तीनों के कोऑर्डिनेट्स, इसमें करना क्या होता है? ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे मान लो। हमने ट्रायंगल के राइट एंगल जहां पे था उसको वर्टेक्स को ओरिजिन पे मान लिया, तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, आए कि नहीं? अगर ए वर्टेक्स पे है तो ये कोऑर्डिनेट कितना है? 0 1.5। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आया? 2 और 0, और इसका कितना आ गया? 0 0, आया कि नहीं? x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू है, y1 y2 y3 तीनों की वैल्यू है, m1 m2 m3 तीनों की वैल्यूज हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ गया। समझ में आई? ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली x और y की वैल्यू आ गई सेंटर ऑफ मास की।
अब z जो निकालते हैं नेट सेंटर ऑफ मास, वो क्या निकलेगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सॉल्व किया तो 2/3√2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ गया। किसी हाँ जी, डिस्टेंस ही तो निकाला है हमने लास्ट में। हमें क्या बोला है, 3 पार्टिकल सिस्टम गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए। तो ए से ही तो निकला, ओरिजिन यही था, यहां से जो सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड निकला है z, यही तो आ गया आंसर। क्लियर है बच्चे, समझ में आया है? इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इस तरह के सेंटर ऑफ मास के। इसी पीडीएफ के अंदर आगे जाके देखोगे तो और भी सेंटर ऑफ मास के ये क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस ट्राई करके आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन क्लास में भी डिस्कस कराऊंगा, जिसको नहीं आएंगे, लेकिन कोशिश करना कि एटलीस्ट अटेम्प्ट सारे करके आना। ठीक बात है।